प्रिय विद्यार्थियों, गबन उपन्यास की जो चर्चा हो रही थी उसमें मैं आपको अवगत करा दूं कि गबन उपन्यास 1931 की मुंशी प्रेमचंद का आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास रहा है। गबन मुंशी प्रेमचंद की जो परंपरा है उपन्यास की, उसमें एक बेजोड़ कड़ी है। इसी कारण अलग अलग विश्वविद्यालयों में से पढ़ाया जाता है। ये उपन्यास 232 पृष्ठ के आसपास का होकर 52 अंकों में विभाजित है तथा इसकी पूरी कहानी को हमने अंकों में पढ़ने की कोशिश की थी। आज हम इसका 51 और 52वां अंतिम अंक पढ़ते हुए कहानी को 3 भागों में बांट कर देखेंगे। गबन उपन्यास का जब प्रारंभ होता है तो प्रयाग के एक गांव में जमींदार के या मुंशी का काम करने वाले दीनदयाल, उनकी पत्नी मानकी और उनकी पुत्री चालफा से होता है। चालफा को बचपन से ही खिलौनों से लेस मात्र भी आकर्षण नहीं था, आभूषण प्रिय थी। माता मानकी की जो संस्कार सूची में आए उसी को लेकर एक घटना घटित हुई कि माता के चंद्रहार को देखे चालफा जिद करने लगती है कि उसे भी ऐसा चंद्रहार चाहिए। माता पिता द्वारा समझाया जाता है कि बालिकाओं को चंद्रहार विवाहित होने पर ससुराल पक्ष के द्वारा दिया जाता है। जालफा उसी विचार को स्थायी बनाकर इंतजार करती है कि कब उसका विवाह हो और कब उसे चंद्रहार मिले। हम देखेंगे एक और परिवार को जिसके मुखिया है दयानाथ, उनकी पत्नी है रामेश्वरी, पुत्र है रमानाथ जो बीए या उच्च शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत भी बेरोजगार है। 2 छोटे भाई है रमानाथ के, गोपीनाथ और विशंबरना, जो प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययन करते हैं। और दयानाथ और दीनदयाल की जो मित्रता है वही धीरे धीरे रिश्तेदारी में बदल जाती है। ये रिश्तेदारी में जब 1000 रुपये टीका दीनदयाल द्वारा दिया जाता है तो दयानाथ द्वारा चंद्रहार देना तय होता है, किंतु रमानाथ की फिजूल खर्ची, अफवाह, रईसपना, दिखावा करना, रईस दोस्तों के साथ रहना, संगत गलत करना, उन सब में पैसा इतना खर्च होता है हो जाता है कि दयानाथ चंद्रहार नहीं बनवा पाते। दयानाथ द्वारा चंद्रहार न देने पे चालफा अपनी माता के व्यवहार से दुखी होकर चंद्रहार न देने के कारण अपने मन में कसम खाती है कि जब तक उसे चंद्रहार नहीं मिलेगा, जब तक वो किसी भी तरह के गहनों को धारण नहीं करेगी। किंतु गहनों को धारण करने की नौबत अतिशीघ्र समाप्त हो जाती है, क्योंकि दयानाथ द्वारा उधारी चुकाने के लिए रमानाथ पर थोड़ा सा दबाव दिया जाता है कि वह नौकरी करे, किंतु दयानाथ खुद उधारी चुकाने में असक्षम है और रमानाथ नौकरी नहीं करना चाहता। रमानाथ उधारी चुकाने के लिए नकारात्मक मार्ग अपनाकर चालफा के गहनों की चोरी कर लेता है। दयानाथ उन गहनों को एक सुनार को ले जाके बेचने का कार्य करते हैं, किंतु वह सुनार पुरानी उधारी के हिसाब में से उन गहनों को चुकता कर लेता है और 1 रुपया भी दयानाथ को नहीं देता। दयानाथ की घर में बहुत बेइज्जती होती है उसके पुत्र और उसकी पत्नी के द्वारा, किंतु समाज में बदनामी की वजह से लोग, परिवार के लोग इस बात को दबाकर उन पर समाप्त कर देते हैं। इधर कई महीनों तक जालफा इंतजार करती है, उसके उपरांत अपने पति को धमकी देती है कि या तो उसके गहने जो चोरी हो गए हैं वो वापस लेके आया जाए या फिर उसके चंद्रहार बनाया जाए। किंतु परिवार के लोग जब ऐसा नहीं करते हैं तो जालफा रमानाथ को स्पष्ट शब्दों में घर छोड़ने की धमकी देती है। इसी बात से डरकर रमानाथ अपने मित्र रमेश के पास जाकर नौकरी ढूंढने का प्रयास करता है और रमेश की मदद से उसकी नौकरी प्रयाग की म्यूनिसिपालिटी में लग भी जाती है। नौकरी लगने के उपरांत भी रमानाथ फिजूल खर्ची और पैसों का अपव्यय करता है, पैसे की बचत नहीं करता, चालफा के गहने नहीं बनाता। इसी कारण चालफा अपने सहयोगियों को पत्र लिखती है और उस पत्र को पढ़ के रमानाथ शर्मिंदगी का अनुभव करके अपने मित्र रमेश की सहायता से गंगू सुनार के पास जाके 800 रुपए की उधारी में चंद्रहार बना देता है। चंद्रहार पाकर चालफा बहुत खुश होती है और उसी दौरान उसी कुछ अपने महीनों के अंदर एक सुनार जो कंगन बीच में आता है, चालफा द्वारा यह सोचकर कि ये कंगन उसकी सासू मां दिला रही है, चालफा उन कंगन को ले लेती है। इस प्रकार रमानाथ के ऊपर 1500 रुपए की उधारी हो जाती है चंद्रहार और कंगन की। फिर हम देखते हैं कि चालफा बहुत प्रसन्न है, अपने पति के साथ बाहर घूमने का कार्य भी करती है। इधर
जब वो बाहर घूमते तो उनकी मुलाकात वकील साहब की पत्नी इंदु भूषण की पत्नी रतन से होती है। रतन गंभीर समस्या को उजागर करती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि रतन किस तरीके से जालपा की अभिनव मित्र बन जाती है, उसे घर आने का निमंत्रण देती है और जालपा जब अपने पति रमानाथ के साथ वकील साहब रतन के घर जाती है तो रतन उसके कंगन से प्रभावित होकर रमानाथ को 600 रुपये कंगन बनवाने के लिए देती है। रमानाथ को 600 रुपये लेके गंगू सुनार को देता है क्योंकि गंगू सुनार पुरानी उधारी में से हिसाब चुकता करके कंगन बनाकर नहीं देता। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रतन किस तरीके से जालपा और रमानाथ को परेशान करती है अपने पैसों के लिए अथवा कंगन के लिए। रमानाथ पैसों की व्यवस्था नहीं कर पाता, ना ही कंगन बनवाकर दे पाता। इसके लिए एक बार जब पहले चोरी की थी जालपा के गहनों की उसमें सफल हो गया था, उसी को देखकर पुनः वह सरकारी पैसों की चोरी करने का प्रयास करता है और यहीं से हमारा उपन्यास प्रारंभ होता है। मध्य गबन उपन्यास का प्रारंभ इसी घटना तक रहेगा जब रमानाथ गबन करेगा बगैर के म्युनिसिपालिटी में, वहां से मध्य प्रारंभ हो जाएगा। मध्य बात प्रारंभ करते हैं। गबन की म्युनिसिपालिटी में रमानाथ 800 रुपए का गबन करता है, जिसमें से 500 रुपए तो वो ये के प्रकार ने जमा कर देता है कि 300 रुपए जमा नहीं कर पाता। जब ऑफिस के लोगों की कानाफूसी को सुनता है कि पुलिस में केस दर्ज किया जा रहा है तो पुलिस के भय से रमानाथ ट्रेन छोड़ के कलकत्ता की ट्रेन में बैठ जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात देवीदीन से होती है। देवीदीन उसे अपने पुत्र की भांति अपने घर पे शरण देता है, जहां पर रमानाथ का परिचय होता है देवीदीन की पत्नी जक्को से। देवीदीन और जक्को के यहाँ रमानाथ काफी महीने गुजारता है। इधर जालपा और रतन उसकी तलाश भी करते हैं। इसी बीच रतन के पति इंदु भूषण की मृत्यु हो जाती है और उसके भतीजे मणिभूषण द्वारा उसे वकील साहब की संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है। रतन संपत्ति से बेदखल होने के उपरांत जालपा के घर पर निवास करती है और दोनों बहनों की तरह रहती है। इधर जालपा अपने चतुराई का परिचय देके एक शतरंज का नक्शा जो रमानाथ ने पहले हल किया था उसी नक्शे को पुनः वचामित्र अखबार जो प्रयाग के आसपास के राज्यों बंगाल कलकत्ता आदि सभी जगह जाता था उसमें छपा देती है और 50 रुपये इनाम में रखती है। रमानाथ ये प्रकार ने उस नक्शे को प्राप्त करके उसको अति शीघ्र हल भी कर लेता है और पैसों की चाह में इनाम की चाह में पुलिस के डर के कारण देवीदीन को उस अखबार से इनाम लेने के लिए भेजता है। देवीदीन वहां से इनाम लेके आ जाता है और अपना पता लिखवा देता है। अखबार वाले वो पता जालपा को भेज देते हैं, जिससे पता चल जाता है कि रमानाथ प्रयाग में नौकरी अब कहां पर है, कलकत्ता में है। अब हम देखते हैं आगे की कहानी, जिसमें रमानाथ उस सरपंच के नक्शे से जो इनाम मिला वो 50 रुपए और जग्गू द्वारा जो 50 रुपए दिए गए उन दोनों को लेकर चाय की दुकान प्रारंभ करता है। ये चाय की दुकान सिर्फ रात को खुलती है और बहुत अच्छी चलती है। इस अच्छी दुकान से अच्छे व्यवसाय से रमानाथ बहुत पैसे कमाता है कि तू वापस वही पैसों के फिजूल खर्चे और अपव्यय करना प्रारंभ कर देता है। रमानाथ उन पैसों की फिजूल खर्चे के कारण कभी सिनेमा देखने वगैरह का कार्यक्रम करता है और ये इसी सिनेमा देखने के दौरान हुई घटना का उल्लेख कहानी को अंत की ओर ले जाता है। मध्य भाग में हमने देखा कि रमानाथ गबन करता है, अंत भाग में हम देखेंगे चाय की दुकान जब समाप्त करके वह सिनेमा देख के अपने घर की तरफ जाता है उस समय के। अब कहानी के अंत की ओर बढ़ते हुए हम देखते हैं कि रमानाथ चाय की दुकान बंद करके जब सिनेमा देखकर अपने घर की ओर जा रहा होता है तब पुलिस वाले उसे संदेह के आधार पर पकड़ लेते हैं। हुआ यूं कि कलकत्ता में एक बड़े नामी गिरामी धनी अमीर व्यक्ति सेठ की हत्या कर दी गई है और लूट डकैती का केस पुलिस वालों द्वारा दर्ज किया गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हत्यारे लुटेरे पकड़े नहीं गए। पुलिस वालों पर सरकार के द्वारा बहुत ज्यादा दबाव बनाए गए, उन्हें लाइन हाजिर किया गया। पुलिस वालों की नौकरी खाने का जब खतरा हुआ तब पुलिस वाले संदेह के आधार पर लोगों को पकड़ने का कार्य करते हैं और इसी दौर में रमानाथ पकड़ लिया जाता है। रमानाथ को जब पकड़ा जाता है रमानाथ अपना नाम हीरानाथ बताता है, क्योंकि देवीदीन जब उसे छुड़वाने का प्रयास करते हुए उसका नाम रमानाथ बताता है तब पुलिस वालों को संदेह होता है। और दूसरा संदेह उस समय होता है जब रमानाथ बेगुनाही का सबूत न देकर देवीदीन द्वारा रिश्वत देने का प्रयास किया जाता है। पुलिस वालों द्वारा संदेह होता है, पुलिस वाले रमानाथ को झूठी गवाही दिलवाने के लिए मजबूर करते हैं। इधर रमानाथ झूठी गवाही देने के लिए राजी हो जाता है और गबन का आरोप भी स्वीकार कर देता है।
गबन का आरोप स्वीकार करने पर पुलिस वाले उस गबन के आरोप की पुष्टि करने के लिए प्रयाग के म्युनिसिपैलिटी में फोन करते हैं, जहां पर रमेश बाबू द्वारा कहा जाता है कि रमानाथ पर किसी तरह का गबन का आरोप नहीं है। ये बात पुलिस वाले रमानाथ को बताते नहीं है, किंतु रमेश बाबू द्वारा जांच को बता दिया जाता है कि रमानाथ कलकत्ता के अंदर देवीदीन के घर के यहाँ मौजूद है। जांच को जो पहले से पता है, जांच अपने पति से मिलने के लिए कलकत्ता जाती है। इधर रमानाथ जौहरा के प्रेम में डूबकर झूठी गवाही देने के लिए राजी हो जाता है। कई घटनाएं ऐसी आती है जब रमानाथ कभी झूठी गवाही देने से मना करता है, किंतु जालफा के प्राणों पर संकट देकर पुनः झूठी गवाही देने के लिए राजी भी हो जाता है और जौहरा के प्रेम में डूबा रहता है। जौहरा को जब पुलिस वालों की हकीकत पता चलती है, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, तो वो गरीब बस्ती में जाकर जालफा की तरफ अपने पापों का प्रायश्चित करने की कोशिश करती है। जालफा गरीब बस्ती में दिनेश के और अन्य परिवारजनों की सहायता करने का काम करती है, क्योंकि रमानाथ की झूठी गवाही के कारण उनको फांसी हो जाने का पूर्ण रूप में खतरा कायम है। इधर रमानाथ को जब जौहरा के द्वारा पुलिस वालों की सच्चाई बताई जाती है, जालफा की स्थिति गरीब परिस्थिति के अंदर देखी जाती है, तो वो बंगले से फरार हो जाता है। इधर पुलिस वाले बहुत चिंतित है कि रमानाथ आके है क्या, क्योंकि आज कचहरी के अंदर अंतिम पेशी है। इधर जालफा, जौहरा, गरीब बस्ती के लोग देवीदीन जब वो सब लोग कोर्ट के अंदर मौजूद है। इधर रमानाथ बंगले से फरार हो चुका है। इधर पुलिस वाले चिंतित है और इधर जब 10 बजे कोर्ट की पेशी होती है, तब सभी लोग कोर्ट के अंदर उपस्थित है और इतने में रमानाथ वहां पर अलग वेशभूषा धारण करके छिप के आ जाता है और जज यानी न्यायाधीश के सामने, पुलिस वालों के सामने, जालफा, जौहरा के सामने, देवीदीन जग्गो के सामने अपनी पूरी कहानी कि कैसे उसने रतन के कारण गबन किया, कैसे वो कलकत्ता आया, कैसे देवीदीन जग्गो से मिला, चाय की दुकान खोली, पुलिस वालों द्वारा पकड़ लिया गया, जौहरा के प्रेम में पड़ा और पुलिस वालों द्वारा जो पैसों का, नौकरी का, गबन के आरोप की मुक्ति का जो अलग अलग पलों पर दिया गया, वो सब बता दिए गए। जज के द्वारा रमानाथ को इस झूठी गवाही से मुक्त करके छोड़ दिया जाता है और पुलिस वालों पर केस दर्ज कर दिया जाता है झूठी गवाही दिलवाने का। इधर रमानाथ, जालफा, जौहरा, देवीदीन जग्गो सब लोग प्रयाग चले जाते हैं। अब इस कहानी का अंतिम एपिसोड, जिसमें मुंशी प्रेमचंद ने पूर्ण रूप से कहानी को समाप्त करने की कोशिश की है। 3 साल बाद हम प्रयाग में देखते हैं कि रमानाथ नौकरी पर जाता है, साथ में उसने आयुर्वेद की शिक्षा ग्रहण कर ली है, जिससे वह ग्रामीण लोगों का इलाज भी करता है तथा कुछ पैसे इकट्ठे करके उसने गांव में जमीन भी खरीदी है, जहां पर देवीदीन और जग्गो कलकत्ता में अपनी धन संपदा, घर वगैरह बेचकर रमानाथ के साथ आ चुके हैं। दयानाथ, रामेश्वरी, गोपीनाथ, विश्वनाथ, उसका पूरा परिवार उसके साथ है। जालफा एक संतान को प्राप्त कर चुकी है, जौहरा उसके साथ रहती है, रतन भी उनके साथ ही रहती है। इधर रमानाथ का पूर्ण रूप से हृदय परिवर्तित हो चुका है, वह एक बहुत ही सज्जन और आदर्शवादी पुरुष बन चुका है। अब हम देखते हैं कहानी का अंतिम दौर, जहां पर जौहरा नदी के किनारे एक व्यक्ति को बचाने के लिए नदी में डूब जाती है, वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि रमानाथ वहां पर जौहरा को बचाने का कार्य करता है, किंतु जौहरा को नहीं बचा पाता। वह जौहरा जो लोगों को धोखे देने का कार्य करती थी, झूठ बोलने का कार्य करती थी, किसी अनजाने अपरिचित व्यक्ति को नदी में डूबने से बचाने के लिए खुद मृत्यु को प्राप्त कर लेती है। इधर रतन जब एकांगिक जीवन जीती है, तो उसे जालफा और रमानाथ का जो दाम्पत्य जीवन है, उनकी जो संतान है, उसको देख के अंदर ही अंदर घुटन होने लग जाती है। जलन नहीं, घुटन, क्योंकि अनमेल विवाह की समस्या थी रतन के साथ। उनके पति हिंदू मुस्लिम से उसकी कोई संतान नहीं थी और उसे पुरुषों के अत्याचार द्वारा हिंदू मुस्लिम वकील साहब की प्रॉपर्टी से भी निकाल दिया गया। रतन इसी तनाव में बीमार होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है और बाकी के बचे हुए पात्र देवीदीन जग्गो, रमानाथ, जालफा के और रमानाथ का पुत्र या संतान कह सकते हैं, दयानाथ, रामेश्वरी, गोपीनाथ, विश्वनाथ एक बिल्कुल सादगीपूर्ण आदर्श जीवन व्यतीत करते हैं। इस कहानी का अंत थोड़ा सुखांत है, थोड़ा दुखांत है और यह उपन्यास पूर्ण रूप में आदर्श की तरफ उन्मुख, आदर्श की और उन्मुख यथार्थवादी उपन्यास है। यही पर हम इस गबन उपन्यास की कथा का समापन करते हैं। अगली क्लासों में हम कथा एकादशी को लेकर चर्चा करेंगे, जिसके अंदर हमें 10 कहानियां पढ़नी है और साथ में 6 द्रुत गति के कहानीकार पढ़ने हैं। मैं आपको पुनः निवेदन कर दूं कि गबन उपन्यास 100 में से 40 अंकों के आसपास का है और हमारी 5 यूनिट में से पहली यूनिट का उपन्यास है। हम इस उपन्यास को 52 अंकों में बांट सकते हैं या फिर इस पूरी कहानी को प्रारंभ, मध्य और अंत में बांट सकते हैं। कहानी की भाषा, शैली आदि
उपन्यास के जितने भी तत्व हैं उसके आधार पर हमें इस कहानी को देखना है। और परीक्षा के अंदर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं वो निम्न है। पहला क्वेश्चन चालफा का चरित्र चित्रण, दूसरा रमानाथ का चरित्र चित्रण, तीसरा गबन उपन्यास की समस्याएं अथवा गबन उपन्यास का उद्देश्य, अर्थात चौथा क्वेश्चन गबन उपन्यास के तत्वों पर समीक्षा। अगली क्लासों में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।